चैनल। आई एम योर एजुकेटर चंचल। लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए की स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत बेसिक देख लिया था, वो कहाँ प्रेजेंट होता है डीएनए वो हमने देखा था, और हमने ये भी देख लिया था कि किससे मिलकर ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो लेक्चर आप पहले जरूर देख लेना। आज हम डीएनए के टाइप्स को देखने वाले हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। हालांकि इसके और भी टाइप्स होते हैं, बट ये जो 3 होते हैं यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो डीएनए की स्ट्रक्चर बताई थी, एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो वहां पर वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल मैंने आपको बताया था, और वो जो मॉडल इन्होंने दिया था वो बी डीएनए के लिए था। ठीक है, तो जो सामान्यतः हमें डीएनए देखने को मिलता है वो कौन सा डीएनए है, बी डीएनए होता है। ठीक है, तो वहां पर हमने जब देखा था तो मैंने आपको बताया कि डीएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ये श्रृंखला बनाते हैं और डीएनए की स्ट्रक्चर वहां पर बनकर आती है। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करती हूं तो इसके 3 तत्व होते हैं, ये खुद भी 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। एक इसमें होते हैं नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार वो हैं जो कि नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। तो एक तो था प्यूरिन्स, दूसरे थे पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स थे। ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन डीएनए के केस में। उसके अलावा इसमें क्या थी, उसके अलावा हमने देखी थी कि पेंटोज शर्करा इसमें होती है। ठीक है, पेंटोज शर्करा। अगर मैं डीएनए की बात कर रही हूं तो वो कौन सी शर्करा होती है, वो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। ये कैसे बनकर आई है वो भी मैंने आपको उसमें बताया है, तो आप वो लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज इसमें क्या होते हैं, इसमें हमें फॉस्फेट्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, फॉस्फेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तत्व होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, डीएनए की स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहां तक क्लियर है। तो देखिए अब इसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये कैसे है, यहाँ पर देखो दोहरे सूत्र के रूप में होता है, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है, इसमें एक तरफ क्या होता है, 5 प्राइम स्टैंड होता है, तो दूसरे का 3 प्राइम हमें देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले बेसिक से समझ लेते हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर बीच में क्या उपस्थित होते हैं, ये नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं, जैसे थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, इनके बीच का जो बंध है आपको हमेशा ध्यान रखना है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बंध देखने को मिलता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो है दोहरे बंध देखने को मिलते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में तो 3 बंध हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और वहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये तो बीच में हो गए, साइड में हमें क्या देखने को मिलती है, साइड में हमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये शर्करा है और उससे जुड़ा हुआ ये क्या है, फॉस्फेट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर जब मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि ये इसका 5 प्राइम एंड है, इस 5 प्राइम एंड का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें फॉस्फेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो लास्ट भाग है वो क्या है, फॉस्फेट है। वहीं अगर मैं कह रही हूँ कि ये जो 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड सिरा जो है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है। किसका हाइड्रोक्सिल, इस शर्करा का। देखो ये जो है ये शर्करा है और इसका हाइड्रोक्सिल। इसको जो है डिटेल में अगर देखना हो तो लास्ट लेक्चर में देखना, वहां पर मैंने जो है ये शर्करा की स्ट्रक्चर बना के आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो अगर मैं 3 प्राइम एंड कह रही हूँ, 3 प्राइम सिरा कह रही हूँ, तो वहां पर क्या है, फॉस्फेट है। और अगर मैं कह रही हूँ कि इसका 3 प्राइम है, 5 प्राइम तो फॉस्फेट हो गया, 3 प्राइम में हाइड्रोक्सिल है, किसका, शर्करा का। ये चीज क्लियर रहेगी। अब देखो इसको थोड़ा खोलकर हम यहाँ पर बता देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये नाइट्रोजन बेस है, बीच वाला ये वाला भाग हो गया है, इससे जुड़ी हुई शुगर है और ये फॉस्फेट है। ठीक है, शर्करा है ना। तो अगर मैं कह रही हूँ नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस के बीच में, नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बीच का ये जो बंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये हमेशा ध्यान रहे, प्रश्न पूछा जाता है। वहीं इस नाइट्रोजन बेस और ये जो शुगर है, शर्करा है डीऑक्सी वाली, इसके बीच का ये जो बंध है, इस बंध को क्या कहा जाता है, इस बंध को कहा जाता है एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। क्या कहेंगे इसको, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या बंध। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक हिंदी में भी इसको जो है ग्लाइकोसाइडिक ही कहते हैं। ठीक है, सो एन ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है जो इस शर्करा और इस क्षार के बीच में होता है। ठीक है, वहीं अगर इसकी बात करते हैं, ये जो हमारा फॉस्फेट है और ये जो शर्करा है, इसके बीच का ये वाला जो बंध होता है, इस बंध को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है फॉस्फो डाइएस्टर
बॉन्ड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। ये चीज ध्यान रहेगी, इन तीनों बंध का पता होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस के बीच में पूछा जा रहा है तो कौन सा बंध है? वो हाइड्रोजन बंध है। अगर शुगर मॉलिक्यूल यानी शर्करा और नाइट्रोजन बेस के बीच का बंध पूछा जा रहा है, ये वाला, तो वो कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बंध है। और अगर फॉस्फेट और शर्करा के बीच की बात हो रही है तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है, जिससे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जो है बंध किस से जुड़े हुए होते हैं, तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है, ध्यान रहेगा। तो चलिए अब इनके टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। सिर्फ वही चीजें हम यहाँ पर देखेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। वैसे तो और भी चीजें होती है पर वो इतनी इंपॉर्टेंट जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो इतना ज्यादा नहीं डिटेल में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बी डीएनए की बात करते हैं। देखिए बी डीएनए के बारे में जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके कुंडलन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो इसकी कॉइलिंग होती है वो किस दिशा में हमें देखने को मिलती है? तो वो दाईं ओर होती है, राइट हैंडेड देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा जाता है इसका सर्पिल व्यास कितना होता है। ये वाला जो इसका ये व्यास है ये कितना होता है? तो वो हमें 20 एंगस्ट्रॉन यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा पूछा जाता है कि जो प्रति सर्पिल क्षार युग्म होते हैं, यानी कि ये जो घुमाव इसने इतना लिया है, इसमें ये जो बेस है, क्षार है, वो कितने होते हैं? तो वो 10 हमें देखने को मिलते हैं बी डीएनए के लिए, ठीक है। एक जो चीज यहाँ पर पूछी जाती है वो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव यानी खांच जो होती है इनमें, उसको लेकर भी कई बार पूछी जाती है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर डीएनए की स्ट्रक्चर जो है बनाऊं तो कुछ इस तरीके से ये हमारा डीएनए है, ठीक है। ऐसा डीएनए हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये वाली जो खांच होती है, जो छोटी खांच है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है माइनर ग्रूव। क्या कहते हैं? माइनर ग्रूव। और ये जो दूसरी बड़ी खांच हमें देखने को मिलती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं मेजर ग्रूव। क्या कहेंगे? मेजर ग्रूव, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, ये वाली खांच जो है इसको क्या कहा गया है? इसे कहते हैं माइनर ग्रूव और इसे कहते हैं मेजर ग्रूव। ये खांचें हमें देखने को मिलती है। तो ये जो खांच है वो तीनों में ही अलग अलग होती है। तो अगर मैं यहाँ पर बी डीएनए की बात कर रही थी, तो बी डीएनए में अगर मैं मेजर ग्रूव की बात करती हूँ, इस वाली मेजर खांच की बात करती हूँ, तो इसमें मेजर खांच कैसी होती है? वाइड होती है, यानी कि चौड़ी देखने को मिलती है। देख सकते हो आप, चौड़ी है। दूसरी कैसी होती है? डीप होती है, यानी कि गहरी होती है, अंदर तरफ जो है घुसी हुई होती है। देखो अंदर की तरफ घुसी हुई है और ऊपर से कैसी है? यहाँ पर ये चौड़ी भी है और अंदर की तरफ घुसी हुई भी है। ये चीज ध्यान रहेगी। फिर हम बात करते हैं ए फॉर्म डीएनए की। इसमें जो कुंडलन पूछा जाता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है वही दाईं ओर होता है जैसा कि बी डीएनए में देखने को मिलता है, ठीक है। सर्पिल व्यास इसका कितना होता है? 23 एंगस्ट्रॉन होता है। ये वाला जो सर्पिल व्यास है कितना होता है? 23 एंगस्ट्रॉन होता है। और इसमें जो क्षार युग्म प्रति सर्पिल होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा ज्यादा पूछा नहीं जाता। वहीं अगर मैं इसमें बात करती हूँ, जो हमारी मेजर ग्रूव है और माइनर ग्रूव है वो इनमें कैसी होती है? तो इसकी मेजर की अगर हम बात करेंगे तो वो पहली चीज तो कैसी होती है? नैरो होती है, ठीक है, संकरी होती है, ज्यादा चौड़ी नहीं होती। दूसरी कैसी होती है? डीप होती है, यानी कि गहरी होती है। अंदर की तरफ कैसी है? धसी हुई होती है। वहीं अगर हम इसकी माइनर की बात करते हैं तो इसकी माइनर कैसी होती है? वाइड होती है, चौड़ी होती है और कैसी होती है? शैलो हमें देखने को मिलती है, अंदर ज्यादा जो है घुसी हुई नहीं होती है। ये चीज ध्यान रहेगी। उसके अलावा अगर जेड डीएनए की बात करते हैं तो देखिए जेड डीएनए को ये जो जेड नाम दिया गया है, इसका मतलब होता है जिगजैग, क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? जिगजैग, ठीक है, कुछ इस तरीके की ऐसी ऐसी होती है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? जिगजैग, यानी जेड डीएनए कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब उच्च लवणता होती है, ठीक है, उच्च लवणता की स्थिति होती है, तब जो हमारा बी डीएनए होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इस जेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल डीएनए कौन सा है? बी डीएनए होगा। अगर आप उसको उच्च लवणता दे दोगे तो वो इस जेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, जिगजैग फॉर्म इसकी देखने को मिलती है, ठीक है। इसका जो कुंडलन होता है वो कैसा होता है? बाईं ओर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जबकि बी का कैसा था? दाईं ओर था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका सर्पिल व्यास कितना होता है? 80 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है, जबकि उसका कितना था? 20 हमें देखने को मिला था। तो इसका कितना है? 18 होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसकी में प्रतिक्षार की बात करते हैं, एक कुंडलन में कितना होता है, एक जो घुमाव होता है उसमें कितना होता है, तो इसमें 12 हमें देखने को मिलते हैं। ये तीन चीजें ही आपसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है।
इसमें अगर हम मेजर और माइनर ग्रुप की बात करते हैं कि भाई इनमें कैसी होती है, तो सबसे पहले मेजर की बात करते हैं। तो इनमें मेजर कैसी होती है, एकदम फ्लैट होती है, ठीक है, एकदम फ्लैट देखने को मिलती है। वहीं अगर माइनर की बात करते हैं तो वो कैसी होती है, नैरो यानी संकरी होती है, और डीप यानी कि अंदर घुसी हुई गहरी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। जितना भी आपसे एग्जाम्स में डीएनए टाइप से पूछा जाता है वो सभी मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।